नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य प्राचीन काल में भारत का महत्तम साम्राज्य था। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को समाप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य शासकों ने केवल एक विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं किया था, बल्कि वे कला और स्थापत्य में भी महान संरक्षक थे। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पहली बार सुव्यवस्थित प्रशासनिक संरचना, न्यायिक संरचना और वित्तीय व्यवस्था को स्थापित किया गया था। मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष का पहला केंद्रीय साम्राज्य था। दोस्तों, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने चाणक्य की सहायता से घनानंद को मारकर मगध पर शासन स्थापित किया। इस समय इनकी आयु 25 वर्ष थी। उन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, परंतु इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। अर्थशास्त्र मूल रूप से राजनीतिक पर आधारित था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से 2 सिद्धांत दिए थे: राजा के कर्तव्य और साप्तांग सिद्धांत। दोस्तों, यूनानी इतिहासकार यानी कि जस्टिन ये कहते थे कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण भारत को रौंद दिया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर यानी कि सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, तब उन्होंने 4 प्रांत की मांग की थी, यानी कि काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी यानी कि हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। बदले में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की सहायता से जैन धर्म का अनुसरण किया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। दोस्तों, गुजरात में चंद्रगुप्त का गवर्नर पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत पर एक कृत्रिम झील सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए, जहां 292 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से श्रवणबेलगोला में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दोस्तों जो अगले शासक थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए थे। दोस्तों, बिंदुसार को अमित्रघात सिंहसेन के नाम से जाना जाता था। इन्होंने आजीविक संप्रदाय को अपनाया था। आजीविक संप्रदाय दोस्तों एक भाग्यवादी संप्रदाय था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल पुत्र को माना जाता है। इन्होंने अपने पुत्र सुसीम को तक्षशिला, अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया था। दोस्तों, बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। एक ही काल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को सुसीम ने दबाने का प्रयास तो किया, परंतु असफल रहा। बाद में तक्षशिला के विरोध को अशोक के द्वारा दबाया गया था। इसके पश्चात बिंदुसार को अशोक को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। बिंदुसार के काल में दोस्तों 2 विदेशी राजदूत पाटलिपुत्र आए थे। पहला सीरिया का राजदूत डायमेकस और मिस्र का राजदूत डायोनिसियस। डायमेकस को सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायमेकस से बिंदुसार ने 3 वस्तु की मांग की थी: पहला मदिरा, दूसरा सूखा अंजीर और तीसरा दार्शनिक। इनमें से दोस्तों 2 वस्तुएं सीरिया के नरेश ने भिजवा दी, परंतु दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक भेजने की परंपरा नहीं है। इस समय मिस्र के शासक फिलाडेल्फेस थे और 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार पड़ गए और अशोक सुसीम के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार के इस युद्ध में अशोक ने सुसीम को पराजित कर दिया। फिर दोस्तों अगले जो शासक थे वो अशोक महान बने थे। प्रारंभ में अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की आज्ञा के बिना ही अशोक ने गद्दी प्राप्त कर ली थी, परंतु बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान
को अशोक के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। दोस्तों, अशोक ने एक नया नगर यानी कि श्रीनगर बसाया था। अशोक ने अपने शासन के 8 वर्ष बाद यानी कि 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार इस समय कलिंग का राजा नंदराज था। अशोक ने इस युद्ध में नंदराज को पराजित कर दिया था। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने कलिंग राजकुमारी कारुवाकी से विवाह किया था और अशोक ने कलिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। अशोक ने कलिंग को 2 भागों में विभाजित कर उत्तरी कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी, और दक्षिणी कलिंग, जिसकी राजधानी जौहर थी, में विभाजित कर दिया था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था और दोस्तों उपगुप्त की सहायता से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, महाराष्ट्र के महाधर्मरक्षित को भेजा और दोस्तों मैसूर में महादेव को भेजा और यूनान में महारक्षित को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। दोस्तों, अशोक ने 3 बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण करवाया था, जिसमें से पहला है धम्मेक स्तूप, ये सारनाथ में है, दूसरा सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, और तीसरा भरहुत स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में है। इन्होंने बराबर और नागार्जुन पर्वतों पर शैलकृत गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। बराबर पर्वत पर 4 गुफाएं हैं और नागार्जुन पर्वत पर 3 गुफाएं बनवाई गई थी। दोस्तों, अशोक ने इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को समर्पित किया था। नागार्जुन पर्वत पर 3 गुफाएं हैं, जिनमें से पहला है गोपिका, दूसरा है विधेयी और तीसरा है वाप्या। भारत में अशोक को अभिलेखों का पिता भी कहा जाता है। उत्खनन में इनके 300 से ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भारत में इनके सबसे ज्यादा अभिलेख मैसूर से प्राप्त हुए हैं। 1750 में अशोक के अभिलेखों को पहली बार टी पेंथेला ने खोजा था, परंतु 1837 में अशोक के अभिलेखों को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है और दोस्तों कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम सम्राट अशोक भी मिलता है। अशोक ने एक नया धर्म, अशोक का धर्म, प्रजा के बीच लागू किया था। अशोक का धर्म वास्तव में एकाचरण संहिता था। अशोक के धर्म का वर्णन राजस्थान से प्राप्त भव्रू विराट लघु शिलालेख में मिलता है। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। आजीवक के पश्चात सारनाथ स्तंभ को भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। असम अशोक के राज्य का भाग नहीं था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी और इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण की अगर हम बात करें तो अशोक के उत्तराधिकारी योग्य शासक सिद्ध नहीं हुए, जिससे साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। अशोक की दान देने की प्रवृत्ति ने साम्राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर कर दी थी और इतिहासकार रोमियो थापर कहती थी कि मौर्यों का प्रशासन केंद्रीकृत था, जिससे राज्य के सभी क्षेत्रों पर प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, ये है मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।